दोस्तों, भाग 3 में आपने देखा कि कैसे अमित शाह साहब ने अपने घमंड और गुरूर के चलते स्टूडेंट प्रोटेस्ट को आंकने में कई ब्लंडर्स किए। कैसे अमित शाह साहब के पॉलिटिकल करियर का ये सबसे दागदार पहलू रहा और कैसे अमित शाह साहब शायद कभी भी अपने आप को लौह पुरुष ना कहलवा पाएं। अब इस सीरीज के चौथे पार्ट में देखेंगे कि क्या दिल्ली पुलिस ऐसे बड़े आंदोलनों को हैंडल करने की क्षमता रखती है या नहीं, और कैसे अमित शाह साहब पैलेट गन्स के मुद्दे का आज तक जवाब नहीं दे पाए। नमस्ते। एक और इंटरेस्टिंग बात दोस्तों जो सामने आई है इस पूरे प्रकरण में, वो ये कि जब स्टूडेंट्स के साथ ये सब मार पिटाई हो रही थी या जो भी कुछ हो रहा था, उनके साथ अत्याचार हुआ, उस दौरान कई दिल्ली पुलिस के लोगों के साथ भी बहुत बुरा हुआ है। ऐसी खबरें सामने आई हैं जो कि खुल करके सामने नहीं आई है, मीडिया ने भी नहीं दिखाई हैं। सुनने में आया है कि दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी, कुछ कांस्टेबल्स और विशेष तौर पे कुछ महिला कांस्टेबल्स और महिला अधिकारियों के साथ बहुत बुरी बर्बरता हुई है। पता नहीं कितना सही है क्या नहीं है, हमें नहीं मालूम। मैं फिर से कह रहा हूँ, हो सकता है ये पूरी बात स्पेकुलेशन हो, मगर ऐसा सुनने में आया है कि उनके बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट थे, इलाज करवा रहे थे और उनकी तस्वीरें सरकार ने बाहर नहीं आने दी। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लेडीज के साथ, लेडी कांस्टेबल्स हों या लेडी अधिकारी हों, उनके साथ इस तरह की बदतमीजी की गई कि वो अपना मेडिकल भी कराने में अपने आप को असमर्थ पा रही हैं, नहीं कराना चाह रही हैं, नहीं वो बात सामने लाना चाह रही हैं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें नहीं मालूम, हुआ भी कि नहीं हुआ ये भी हमें नहीं मालूम। हो सकता है ये सब स्पेकुलेशन हो, मगर कहीं ना कहीं से ये बात सामने आई है। ये भी पता चला है कि दिल्ली पुलिस ने अपना एक लेटर जारी किया था, उनके एक्स सर्विसमैन ने या उनके जो रिटायर्ड अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, उन लोगों ने एक लेटर जारी किया था, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी दी थी, जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से एक आंदोलन करने की मांग की थी जंतर मंतर पे ही, कि आपने जो हमारे साथ किया वो तो ठीक है, मगर दिल्ली पुलिस के साथ हुई ब्रुटैलिटीज और जातियों का क्या होगा। ये उनके खिलाफ, दिल्ली पुलिस के खिलाफ हुई जातियों पर प्रकाश डालना चाह रहे थे और उसके लिए एक आंदोलन करना चाह रहे थे, जिसकी एक संभवतः एक चिट्ठी है, पता नहीं सही है नहीं है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और यदि ये सच है तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि दिल्ली पुलिस की कितनी बड़ी कमजोरी थी इस पूरे प्रकरण से डील करने में। और यही कारण है शायद संभवतः कि इन लोगों को ये प्रोटेस्ट करने की जगह नहीं दी गई, इनको समय नहीं दिया गया, उनको डिनाई कर दिया गया। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के आला अफसरों ने और होम मिनिस्ट्री ने ये सोचा होगा कि यदि ये बात सामने आ जाती है तो ये भी दिखाएगी कि कितना दिल्ली पुलिस कमजोर थी इस तरह के एक गैदरिंग को डील करने में। कहीं ना कहीं ये दिल्ली पुलिस के गाल पे तमाचा होगा, उनके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाएगा कि भैया दिल्ली जैसी सेंसिटिव जगह पे, भारत के कैपिटल में आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और आप इन लोगों से अपने आप को बचाने में असमर्थ पाए गए, आप खुद की ही सुरक्षा नहीं कर पाए, तो आप आम जनता की, आम लोगों की सुरक्षा क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सवाल उठ जाता। और शायद यही कारण था कि ये जो प्रोटेस्ट जो उनके रिटायर्ड ऑफिसर्स करना चाह रहे थे जंतर मंतर पे दिल्ली पुलिस के, उनको ये परमिशन डिनाई कर दी गई और इस पे पर्दा डाल दिया गया। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं दोस्तों, आखिर में दोबारा दोहराना चाहूंगा कि आरएसएस ने भी अमित शाह साहब को कभी इस पूरे मुद्दे पर सपोर्ट करने की पेशकश नहीं की, कभी उन्होंने कोशिश भी नहीं की। आरएसएस के पूरे मुद्दे पर हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ आरएसएस के अंदर और किस किस तरह के बयान आए, किस तरह से उन्होंने अमित शाह साहब का हाथ छोड़ दिया और वो अकेले लड़ते हुए पाए जा रहे हैं। इतने सालों से जो भी कुछ हो रहा है ये उसका नतीजा है, उस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। मगर ये बात सच है कि आरएसएस ने भी अमित शाह साहब का कोई सपोर्ट नहीं किया। और इन सब का प्रमुख कारण दोस्तों, जैसा कि मैं पूरे वीडियो में कहता आया हूं और दोबारा कहने से नहीं हिचकूंगा, कि इस सब का एक प्रमुख कारण है अमित शाह साहब का एरोगेंस, उनकी हाई हेडेडनेस। जो गुब्बारा उनके अहंकार का भरा हुआ है उससे सभी लोग परेशान हैं अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे आरएसएस के हों। और राजनीति में देखिए, आप कितने ही बड़े हों, कितने ही महान हों, कितने ऊंचे पद पर बैठे हों, अगर आप अहंकारी हैं और दूसरे को तुच्छ समझते हैं तो वो तुच्छ आदमी जिसको आपने तुच्छ समझा हुआ है वो चुपचाप बैठ के अपनी बेइज्जती बर्दाश्त तब तक करता रहेगा जब तक कि उसके पास एक मौका ना आए, या जब तक वो ये ना देख ले कि
ये स्थिति में आज की डेट में कमज़ोर हैं, तब वो अपना वार करता है। भले ही वो चुप रह कर करे, भले ही वो आपके अगेंस्ट आकर के करे, और भले ही वो आपका समर्थन ना करने के ऊपर करे, किसी ना किसी रूप में वो अपना बदला ज़रूर लेता है। और आरएसएस और बीजेपी में ऐसे लोगों की भरमार है जो इनके रवैये से, शाह साहब के रवैये से स्पेशली, और कुछ हद तक मोदी साहब के रवैये से भी खुश नहीं थे, और वो इस मौके के तलाश में थे कि कब हमें अपना बदला लेने का मौका मिलेगा, कब हमें, भले ही वो चुप रह करके मिले, मगर वो मौका कब हमें मिलेगा, और वो मौका अब उन्हें मिल गया। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में कुछ बातें और जो सामने आई हैं और जो शायद हम बातचीत करना भूल गए, परंतु काफ़ी लोगों को पता है कि किस तरीके से अमित शाह साहब ने किरण रिजिजू साहब को सामने किया और उनसे ये कहलवाया कि देखिए, जब अमित शाह साहब आएंगे, सदन में आएंगे, तब आपको जो है सब कुछ सुनना पड़ेगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ऐसा जो है बम विस्फोट होगा, ऐसा अर्थक्वेक आएगा, ऐसे पृथ्वी हिलेगी और ऐसे सुनामी आएगी और ऐसा सब कुछ होगा कि भैया आप लोग जो है थर-थर करके कांपेंगे और कहीं जो है बिलों में छुपे हुए ना पाए जाएं। तो इस चीज़ के लिए ऑपोजिशन को उन्होंने बताया कि आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहिएगा और देखिएगा, अगर बादशाह सलामत अमित शाह साहब के सामने, शहंशाह साहब के सामने अगर किसी ने जबान खोली या कुछ बोले तो देखिए आपका क्या हुआ, ऐसा लाजवाब कर देंगे वो आपको, ऐसी बातचीत करेंगे कि आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। ये सब बयानबाजी, फर्जी बयानबाजी, जुमलेबाजी उन्होंने, अमित शाह साहब ने रिजिजू साहब से भी करवाई, मगर उसके ढाक के 3 पात वाली कहानी, उसका नतीजा कुछ नहीं हुआ। उसका नतीजा ये हुआ, राहुल गांधी जी ने अगले ही दिन एक जवाब ये दे दिया कि भैया हम उनका भाषण सुनने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे, हम जो आएंगे यहाँ पे सदन में, हम पार्लियामेंट में अमित शाह साहब का भाषण सुनने के लिए नहीं आएंगे, हम आएंगे यहाँ पे ऑपोजिशन उनसे 2 चीज़ों के बारे में, सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में सुनना चाहता है, और वो ये कि क्या उन्होंने बच्चों के ऊपर पेलेट गन्स या गोली चलाने का आदेश दिया था या नहीं, यदि दिया था तो बताएं, नहीं दिया था तो बताएं। इन 2 बातों का जवाब अगर वो दें तो वो यहाँ पे आए, सदन में आए और अपनी बात रखें। ये कोई कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं है, ये कोई थिएटर नहीं है जहाँ पे वो एक्ट करें, जहाँ पे वो बोले और हम ऑडियंस में बैठकर जो है तालियां बजाएं कि भाई वाह, क्या शानदार आपने एक्टिंग की है, क्या शानदार आपने बातचीत की है, चर्चा की है, और हम जो है ये ऑडियंस बनने के लिए नहीं आए। इन 2 बातों का जवाब हो अमित शाह साहब के पास तो वो आए, इस चीज का जवाब दें, हम सुनना चाहेंगे। मगर रिजिजू साहब के इस बयान के बाद भी देखिए, आखिरी दिन भी आए अमित शाह साहब, और जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि लास्ट दिन आए, पत्रकारों के सामने आए और बोले कि मैं तो बोलना चाहता हूं, और फलाना ढिमकाना जो भी कुछ उन्होंने बोला सबने सुना है। मगर वो सदन में आए, चोरी छुपे आए, और चोरी छुपे उनको एस्केप रूट भी दिखा दिया गया। चेयर ने उनको कह दिया कि भैया अब आप जाइए, हमें परेशान मत करिए, हम इतने दिनों से जो है अकेले इनको अपोजिशन को झेल रहे हैं, ये हमारे पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे थे, आप लोग थे नहीं, आज आप आए हैं तो चलिए कोई बात नहीं, आप हमारे माई बाप हैं, हम आपको रास्ता दिखाते हैं, बाहर जाने का एक एस्केप रूट आपको देते हैं। सदन में आए सब लोग, वहाँ पे वंदे मातरम गीत हुआ, 3 मिनट 40 सेकंड के लिए सब लोग आए, और उसके बाद सभा स्थगित कर दी गई इंडेफिनिटली। तो ये उनको एस्केप रूट दे दिया गया, जिससे अमित शाह साहब और मोदी साहब अपोजिशन के सामने अपनी बेइज्जती कराते हुए ना देखे जाए, लाइव कैमरा के सामने उसकी स्ट्रीमिंग ना हो। देखिए, इन सब में प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी है, और वो बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम बीजेपी के लिए और इन दोनों महानुभावों के लिए बड़ी कॉम्प्लेक्स है कि यदि अमित शाह साहब का रेजिग्नेशन हो जाता है तो अगला क्या। सरकार यही कश्मकश में है कि अगला क्या। ऑपोजिशन बड़ा क्लियर है कि अगर हमने अमित शाह साहब को गिरा लिया, वजीर को गिरा लिया, तो अगला आदमी हमारा टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, और इसी को आगे बढ़ाते हुए उसी लाइन पे चल भी रहे हैं और इनको चक्रव्यूह में फंसा भी लिया है। अमित शाह साहब के सामने एक और कश्मकश ये भी है कि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि वो अगला प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे मोदी साहब के बाद, और कहीं ना कहीं ये भी चर्चा हुई थी कि किसी एक बैठक में, किसी एक कैबिनेट बैठक में या इनके पदाधिकारियों की, बीजेपी के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें घोषणा की जाएगी कि अमित शाह साहब उप प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और उन्हें उप प्रधानमंत्री पद दे दिया जाएगा। यानी कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी अपने पद से रिटायर होंगे या स्टेप आउट करेंगे या स्टेप डाउन करेंगे, तो तब ऑटोमेटिकली प्रधानमंत्री पद जो है अमित शाह साहब के लिए पेश हुआ तैयार रखा रहेगा और उस पे वो आसीन हो जाएंगे। ये बात भी हो नहीं सकी।
कई कारण थे इसके, उन पे कभी और बात करेंगे। मोस्टली कारण यही है, बीजेपी आरएसएस इंटरनल लिफ्ट इनकी खुद की इतनी है कि कोई उनको पसंद नहीं करता। तो इस वजह से अमित शाह साहब ना तो उप प्रधानमंत्री बन पाए, और दूसरी उनकी जो पहल थी, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, जो हम पहले भी चर्चा को कर चुके हैं, कि अपने आप को लौह पुरुष स्थापित करने की, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के बाद अपने आप को ऐसा मजबूत होम मिनिस्टर दिखाने की जो आज तक के भारत के इतिहास में नहीं हुआ, इसमें भी उनको मुंह की खानी पड़ी है। ये जो उनकी बेइज्जती हुई है ना उनके ऑफिस से एग्जिट होने से पहले, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि संभवतः वो समय आ गया है जब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों या अगले साल जून जुलाई तक शायद ऐसा संभावना हो जाए, ऐसा समय आ जाए, ऐसी परिस्थितियां बन जाए कि हो सकता है मोदी साहब और शाह साहब को दोनों को अपना पद त्यागना पड़े। मैं सिर्फ स्पेक्युलेट कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ बातें जो बाहर से आती हैं, सब चीज़ उस जगह से जानकारियाँ इकट्ठा होती हैं, उनके ऊपर कह रहा हूँ। होगा नहीं होगा ये समय बताएगा, परंतु जिस तरह से अमित शाह साहब अपने आप को लौह पुरुष और स्ट्रॉन्गेस्ट होम मिनिस्टर एवर स्थापित करने का प्रक्रिया में थे और कोशिश कर रहे थे इतने साल, उस पर मिट्टी फिर गई है, उस पर पानी फिर गया है, उसमें ऐसी तैसी हो गई है इनकी। और ये चीज़ सामने आ गई है कि अंडर प्रेशर, इससे बड़ा प्रेशर इनके ऊपर नहीं आया था, और इतने बड़े प्रेशर को ये झेल नहीं पाए, ये क्रम्बल हो गए, ये बिखर गए, ये फूट गए हैं बिल्कुल। और इनका जो अस्तित्व था, इनकी जो वजूद था, वो छिन्न भिन्न होता हुआ नजर आया है बिल्कुल क्लियरली। ना ये प्रधानमंत्री बन पाए, ना ये लौह पुरुष बन पाए, और ना ही अब ये सो कॉल्ड चाणक्य रह पाए, जो अपने ही लिए कुछ नहीं कर पाया। वो कैसा चाणक्य, ऐसा लोगों का कहना है, हमारा कहना नहीं है, ऐसा इन्हीं के लोगों का, बीजेपी का और इनके कार्यकर्ताओं का कहना है। तो दोस्तों ये था भाग 4। भाग 5 में हम चर्चा करेंगे कि आरएसएस की और अमित शाह साहब की आरएसएस से इक्वेशन की, और कैसे आरएसएस ने बिल्कुल अपने आप को इस पूरे मुद्दे से दरकिनार करते हुए अमित शाह साहब को अकेले छोड़ दिया, और कैसे इस पूरे प्रकरण में अमित शाह साहब अकेले लड़ाई करते हुए पाए, विदाउट द लीस्ट सपोर्ट ऑफ आरएसएस। नमस्ते, जय हिंद।